हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संभवतः ये पहला चैप्टर है उद्देशिका। अगर हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ से करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा की जाए, जो प्रियम्बल है, ये उद्देशिका यानी प्रस्ताव है संविधान की, प्रस्तावना है संविधान की। ये है क्या चीज? संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान में जो उद्देश्य है, संविधान जो अचीव करना चाहता है, संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों का प्रतिबिंब है ये। यानी वो एक झांकी है, दिखाना चाहता है कि संविधान हमारा क्या चाहता है, क्या चीज अचीव करना चाहता है। तो अब ये चीज हो गया। अब इसका स्रोत क्या है? स्रोत यह है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव मोशन लाया था संविधान सभा में। क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। उसी में सबसे पहले इसको लाया था, उसी से बना है उद्देशिका। तो जो बातें उसमें थी वही बातें इसमें है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, जो कि स्वीकृत कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 यानी 22 जनवरी 1947 इसको ये स्वीकृत हुआ था। यानी ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत हुआ था। उसी से ये बना है हमारा उद्देशिका। ठीक। अच्छा, अगर कहें कि किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान में ये चीज है। बस केवल इतना समझने की जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान में है। ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं इसमें है क्या क्या चीज। फिर एक बहुत खास क्वेश्चंस पे आएंगे, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें है क्या चीज। आगे है क्या उद्देशिका? कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इनमें किन किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है, कहां पर हमको इसको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कहता है हम भारत के लोग, यही से क्लियर हो जाता है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान को दिया किसने है? संविधान को दिया है भारत की जनता ने, यानी हम भारत के लोग। तो संप्रभु कौन हुए? हम हुए, भारत के लोग यानी भारत के नागरिक, हम ये हो गए संप्रभु। तो संविधान को किसने दिया? भारत के लोगों ने दिया। यानी संपूर्ण प्रभुत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन आएगा आगे चल के। भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, समाजवादी यानी सेकुलर और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी सोशलिस्ट और सेकुलर हुआ पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सीरियल भी याद रखना है, क्रम भी याद रखना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखने के लिए क्या करेंगे? प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? यस से सोवरेन और यस से सोशलिस्ट और फिर यस से जो है आपका सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSDR। यह इसको जरूर याद रखेंगे। सोवरेन पहले आएगा यानी संप्रभु, और समाजवादी सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसा राज्य बनाना चाहते, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सा न्याय? 3 टाइप का न्याय हम देना चाहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये मतलब संविधान की उद्देशिका में कितने तरह के न्याय की चर्चा हुई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की चर्चा हुई है। फिर आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने टाइप की स्वतंत्रता की चर्चा हुई उद्देशिका में? 1 विचार अभिव्यक्ति, 2 विश्वास, 3 धर्म, 4 और उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता की भी चर्चा यहां पर हुई है।
तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता, इनको याद रखना। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरह की स्वतंत्रता हो गई। अच्छा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहां तो आपने देख लिया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। फिर समता किस किस चीज की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता हम दिलाना चाहते हैं। कितने तरह की समता की चर्चा हुई है? 2 तरीके की हुई है। एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात हुई है। और आगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी व्यक्ति अच्छा, संकल्पों की भी बात की गई है। संकल्प क्या क्या है? व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता बढ़ाना है और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में, यानी संकल्प कौन कौन से लिया हमने? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना और के लिए बंधुता बढ़ाना। तो ये सारी चीजें हो गई। कब हमने इसको जो है अंगीकृत स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये जो है हमने इस संविधान सभा में इस डेट को हमने इसको स्वीकार किया है, जब संविधान हमने स्वीकार किया था। इसी दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहते हैं। इसी दिन संविधान स्वीकार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा देश संप्रभु कब बना, तो 26 जनवरी 1950 आएगा, 49 नहीं आएगा, 26 जनवरी आएगा 1950, क्योंकि उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ, तब उसी दिन से हम संप्रभु बने। सिंपल बात है। अच्छा, एक और बहुत भी मजेदार बात इसमें आपको हम बताएं, वो क्या है कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग में, जब ये हमारी ये शुरुआत में जो हमारी उद्देशिका जो थी संविधान के अंतर्गत, उसमें क्या था? उसमें जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं था, उसमें था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। केवल इतना था, एसडीआर, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभु, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। और यहां पर एक शब्द और है, यहां पर एक शब्द है और अखंडता एक शब्द है यहां पर। ये 3 शब्द जो है बाद में जोड़ेंगे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता। ये तीनों शब्द जो है, 3 चीजें बाद में जोड़ी गई। इसको पूछा जाता है कि जो है पहले शुरुआत में क्या क्या थे, उद्देशिका जब थी तो यही था संपूर्ण प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया हमारा सोशलिस्ट एंड ये सेकुलर, और यहाँ पर और अखंडता है। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे और चीजों पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। अब और चीजों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। खास खास चीजें हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे अब उस पर देखिए। तो हमने स्रोतों पे चर्चा कर ली, और क्या है और क्या क्या शब्द जोड़ेंगे उन पे चर्चा कर ली। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, क्या उद्देशिका, क्या ये प्रियम्बल संविधान का अंग है? इज इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस पे बड़े विवाद हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक बेरूबाड़ी मामला आया था, बेरूबाड़ी मामला आया, बेरूबाड़ी या बेरूबारी जो भी लिखना चाहें, बेरूबारी एक आया 1960 में। एक ये केस हुआ बेरूबारी वाद। तो इसमें कहा गया संविधान का ये भाग नहीं है। कौन? उद्देशिका इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको प्रियम्बल को कहा कि ये पार्ट ही नहीं है संविधान का। केवल जो प्रोविजंस, यानी जो प्रावधान जहां जहां पर अस्पष्ट होते हैं, यानी जो क्लियर नहीं है, संविधान के ऐसे पार्ट, ऐसी चीजें जो ऐसे प्रोविजंस जो क्लियर नहीं है, उनको केवल उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए उद्देशिका की जरूरत पड़ती है बस। यानी ये कहा गया कि ये जो है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, अंग नहीं है, भाग नहीं, अंग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। बस केवल इतनी सी बात है कि संविधान के अंदर अगर कोई प्रोविजन अनक्लियर है, यानी
उनका स्पष्ट नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनके एक्सप्लेनेशन में, उनकी व्याख्या करने में उद्देशिका का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको समझने के लिए। इतनी सी बात इन्होंने कही, बेरुबाड़ी मामले में ये बात आई। अच्छा, अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे बाद में एक और मैटर आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हालांकि इसी मैटर में, इसी वाले मैटर में एक चीज कहा इन्होंने कि ये बेरुबाड़ी मैटर में ही कहा कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है ये, इट इज अ की, ये की है उस समझने के लिए कि संविधान निर्माता जो है उनके मन में जो विचार चल रहे थे उसको समझने की ये कुंजी है। तो क्या क्या बात आई, बेरुबाड़ी मामले में कहा संविधान का भाग नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो है दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो है ये समझने के लिए, यानी जो प्रोविजंस क्लियर नहीं है उनको समझने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरी चीज इन्होंने यही कही कि ये संविधान निर्माताओं के विचारों के मन के विचारों की जो है, जो जानना चाह रहे, जो चीज उनके मन में चल रहा था उसको समझने की एक कुंजी है। तीन चीजें कही। उसके बाद आ गया एक केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक दूसरा एक मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में बनाम केरल राज्य, पूरा लिख रहा हूं मैं। ये कब आया, 1973 में। इस मैटर में कहा, जब ये सुनवाई हो रही थी इस केस की, तो उसी समय जस्टिस ने कहा, इसमें जो जजमेंट आया उसमें कहा कि देखो ये जो है उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे संविधान का अंग है, जैसे और प्रोविजंस हैं, यानी संविधान में जो अन्य प्रोविजंस हैं जितना वो है उतना ही ये अभिन्न अंग है, उतना ही जो है वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल इज ए वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर प्रोविजंस, बिल्कुल उसका भाग है। यहां पे तय हो गया कि संविधान का भाग ये उद्देशिका है। अब इसी में एक और आई, क्या जो है इसका संशोधन हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है, क्या उद्देशिका का संशोधन संभव है? तो इन्होंने कहा, इसी वाद में यह तय हुआ कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन बिल्कुल संभव है। और उसी के बाद हुआ भी, देख लीजिए आपने 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसमें जो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर सब जोड़े गए और अखंडता सब जोड़ा गया, ये चीज भी हुआ। तो इसमें कहा कि संविधान में संशोधन बिल्कुल संभव है, इसने कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बस इसमें एक छोटी सी बात उन्होंने और कह दी कि ऐसे प्रोविजन जो है मौलिक ढांचे को प्रभावित करते हैं, यानी मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रभावित करते हैं, उस प्रोविजन में चीज संभव नहीं है। जैसे पंथ निरपेक्षता की बात हुई, सेकुलर की बात हुई, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हुई, तो ये क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, करा ये सब छोड़ करके इसमें आप जो है संशोधन कर सकते हैं, यानी उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। ये कहां पे ये हो गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और आज भी ऐसा है, उद्देशिका में संशोधन अगर कहीं आए, हो सकता है कि नहीं, तो आप लोग क्लियर बोल दीजिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे पंथ निरपेक्षता को बाद में एक और वाद आया था, एसआर बोम्मई वाद आया था 1993 में। एसआर बोम्मई ये आया 1993 में। इसी में जो है अब ये आया कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है कि नहीं, तो इसमें जो पंथ निरपेक्षता शब्द इस्तेमाल हुआ है उद्देशिका में, तो एसआर बोम्मई वाद में जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ये पंथ निरपेक्षता वगैरह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें संभव नहीं है चेंज करना। यानी ओवरऑल उद्देशिका में, प्रीएम्बल में जो है अमेंडमेंट हो सकता है, आज की डेट में वही सही है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर उसमें ऐसा इन्वॉल्व कोई चीज ना हो। अब जो है एक चीज देखते हैं कि उन्होंने इसमें जो है इसी केस में एक जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि ये जो है एक आत्मा है। इन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। इसी वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कह दिया गया, ठीक है। तो उद्देशिका क्या है, सोल है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो अब इसके बाद हाँ, लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसको इन्होंने कहा कि नहीं, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल
आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में जो दिया हुआ है संवैधानिक, उसको अम्बेडकर जी ने कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये है संविधान की आत्मा। जबकि नॉर्मली पूछा जाए तो उद्देशिका को लिखा जाता है संविधान की आत्मा, क्योंकि इसी में सारे वो आदर्श, आइडियल, सारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करना चाहता है हमारा देश अपने संविधान के माध्यम, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। तो संविधान की आत्मा कौन है? उद्देशिका है। अगर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार कहा जाए तो भैया कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो हो जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आत्मा कहा जाएगा। अब इसी चीज जो है एक के एम मुंशी साहब थे, किसने क्या क्या कहा? तो उद्देशिका को एक के एम मुंशी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये राजनीतिक जन्मपत्री है। के एम मुंशी की बात आए, के एम मुंशी की बात आए तो इन्होंने कहा भैया राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री कहा, जन्मपत्री कह दिया इन्होंने। और इसी तरह सुभाष कश्यप जो मशहूर संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो है सुभाष कश्यप जी ने ये कहा है, इसको ये सब याद रखने की जरूरत है। सुभाष कश्यप जी ने ये कहा कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका यानी प्रियम्बल उसकी आत्मा है। प्रियम्बल जो है, एम्बल उसकी आत्मा है, यानी संविधान अगर शरीर है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बॉडी है तो ये इसकी सोल है। कौन? उद्देशिका। तो ये भी जो है मुंशी जी ने कहा था जब राजनीतिक जन्मपत्री, इन्होंने आत्मा और शरीर की बात। इन्होंने एक बात और कही थी, अगर जो है ये उद्देशिका जो है एक नींव है, नींव की तरह है जिसपे संविधान रूपी अट्टालिका खड़ी यानी महल यानी इमारत खड़ी की जाती है। तो इस सुभाष कश्यप जी ने अट्टालिका की भी बात कही है कि संविधान जो है वो उद्देशिका यानी प्रियम्बल, ये नींव की फाउंडेशन है और उस पर जो अट्टालिका यानी इमारत खड़ी होगी वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी बातें आ गई। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक से, जिससे कोई चीज छूटने ना पाए। ठीक है, तो इसमें कोई चीज छूटने ना पाए इसलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो हमें लगता है सारी चीजें हो गई हैं, बट एक बार देख लें तो हाँ हो गया है। जैसे सबसे पहले क्या क्या था इसमें? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब उद्देशिका शुरू में थी संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द ये जोड़े गए 1976। ये न्याय, हाँ एक चीज छूट रही थी, ये जो है इसको लेकर के अगर कोई चीज इसके प्रोविजन पूरे नहीं कर रही गवर्नमेंट या कोई भी, तो क्या ये न्याय योग्य है? क्या ये जस्टिसिएबल है? इज इट जस्टिसिएबल? क्या न्याय योग्य? इसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है? तो उसका जवाब है, उसका आंसर है नो, नो, ये जस्टिसिएबल नहीं है। फिर आए कि ये क्या संविधान का पार्ट है? बिल्कुल यस, संविधान का पार्ट है, तो यस ये संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये सारी बातें। कितने तरीके के न्याय आपने देखा? 3 तरीके के न्याय। कितने तरीके की स्वतंत्रता? 5 तरीके की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये सब देखा आपने। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समता कितने तरीके की? 2 3। प्रतिष्ठा और अवसर की समता 3 तरीके की, ये बात हो गई। किसने इसको क्या कहा? मुंशी जी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। और जो है ये संविधान के संविधान बनाने वालों के विचारों के मन की कुंजी इसे कहा गया है। ठीक है, इसी तरह सुभाष कश्यप जी ने अट्टालिका और शरीर आत्मा की बात की है। तो ये सारी बातें इसमें हो गई। तो मुझे लगता है कि इसमें जो प्रियम्बल से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कब स्वीकार किया गया? जो है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार किया गया, तो ये भी स्वीकार किया। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बना? ये बना तब जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इससे और क्वेश्चंस कहिए तो हम एक निगाह मार लेते हैं। तो बस इतना ही है। हाँ एक चीज है कि इसको जो इसमें संपूर्ण जो है ताकत, संपूर्ण जो प्रभुसत्ता किसमें निहित है? इसके अनुसार, उद्देशिका के अनुसार तो जनता में निहित है, क्योंकि हम ही लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ही इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रभुता जो है वो जनता के हाथ में निहित है, यानी सर्वोच्च है जनता। ठीक है, तो ये सारे मुझे लगता है कि आ गया। अच्छा, एक बात इसमें आती है, जब वो कहता है कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? उसका यानी सोवरेन का मीनिंग क्या है? सोवरेन का मतलब वी आर फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन प्रेशर,
हम फॉरेन जो इंटरफेरेंसी फ्री है, यानी हम अपने विषय में निर्णय, भारत अपने विषय में निर्णय हम स्वयं लेगा, स्वयं लेने में सक्षम है, ये किसी बाहरी शक्तियों के, बाहरी विदेशों के दबाव में नहीं है। इसका मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, सेकुलर का मीनिंग क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष का। भारत का अपना कोई पंथ नहीं, जो जिसको ये विशेष पंथ को जो है हमारा देश उसको प्रमोट नहीं करेगा, यानी ये पंथ निरपेक्ष है, यानी ये न्यूट्रल है, यानी रिलीजन न्यूट्रल है, यानी तटस्थ है, तटस्थ जिसको कहेंगे न्यूट्रल, यानी धर्म के मामले, किसी एक विशेष धर्म के मामले में वो कोई स्पेशल काम नहीं करेगा, यानी तटस्थ है। तो ये आपका सेकुलर का मीनिंग हो गया, जिससे पंथ निरपेक्ष आप कहते हैं। तो और सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट यही कि जो है जो भी संपत्तियां हैं उस पर राज्य का अधिकार है, यानी ऐसा यानी संपत्तियों का कंसंट्रेशन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी एसेट्स जो हमारे जो मनी है वो किसी एक के हाथ में ना हो, ये भी ध्यान रखना है। साम्यवादी देश रूस वगैरह की तरह नहीं है कि हम जो है ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है कि किसी एक के हाथ में संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, इसका मीनिंग ये है। और डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया जो है आप जानते हैं लोकतंत्र जानते ही हैं आप अच्छे से, जिसमें जनता की सब कुछ होती है, जनता ही अपना नेता चुनती है। अब आया रिपब्लिक का मीनिंग पूछ लिया जाता है। रिपब्लिक का मतलब कि सर्वोच्च जो पद है हमारे यहाँ वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कोई पद वंशानुगत नहीं है, कोई हेरिडेटरी हमारे यहाँ नहीं है कि कोई पद, जैसे ब्रिटेन में एक लोकतंत्र भी है और दूसरा वंशानुगत भी है, यानी वहाँ राजा रानी का भी सिस्टम चलता है, वो चीज हमारे यहाँ नहीं है। यानी चुना हुआ राष्ट्रपति जो है हम खुद चुनते हैं, यानी अपना प्रतिनिधि हम चुनते हैं, ना कि वंशानुगत होता है। दैट्स ऑल, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट for this lecture, that is preamble. All the questions will be covered. I think 100% questions have been covered in the discussion. So आप लोग एकदम तैयार रहिए और थोड़ा बहुत बुक से भी इसको देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो। थैंक यू वेरी मच।